कल्पना कीजिए कि आप सोने की तैयारी में बिस्तर पर लेटे हैं। बाहर शांति है, लेकिन दिमाग में दिन भर की चिंताएं घूम रही है। अब सोचिए, ठीक इसी क्षण हमारी पृथ्वी के वातावरण से बहुत दूर, समय की गहराइयों से आया एक दूत हमारी ओर बढ़ रहा है। यह एक पथरीला यात्री है, जो अपने साथ धूल और बर्फ नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता का गूढ़ संदेश लिए आ रहा है, जो पहले मानव के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही विलुप्त हो गई थी। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है। यही आज के हमारे व्याख्यान का विषय है। वैज्ञानिकों ने वास्तव में ऐसे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड पर जीवन के नहीं, बल्कि जटिल तकनीकी गतिविधि के निशान पाए जाने की घोषणा की है, जिसने हमारे सौर मंडल में प्रवेश किया है। आज हम सब मिलकर इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलेंगे। हम जानेंगे कि उन्हें क्या मिला, यह कैसे संभव है, और इस खोज का हम में से हर किसी के लिए क्या मायने है। क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं, जिसे ब्रह्मांड ने अरबों सालों से छिपाकर रखा था? तो आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को आपको ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों की दुनिया में ले जाने की अनुमति दीजिए। इस घटना की भव्यता को समझने के लिए आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। अंतरिक्ष हमेशा से हमारे लिए प्रेरणा और भय का स्रोत रहा है। हमने दूर की आकाश गंगाओं को देखने के लिए टेलीस्कोप भेजे, पड़ोसी ग्रहों पर जांच यान प्रोब भेजे, और इन सब का एक ही मुख्य उद्देश्य था, इस सवाल का जवाब देना: क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? दशकों तक हमने सेटी परियोजना के तहत रेडियो तरंगों को सुना, इस उम्मीद में कि हमें कोई सार्थक संकेत मिलेगा। लेकिन अंतरिक्ष शांत रहा। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को केवल निर्माण का मलबा माना जाता था, जो सौरमंडल के निर्माण के बाद बचे थे। खतरनाक, कभी-कभी सुंदर, लेकिन निर्जीव पत्थर। सब कुछ तब बदल गया जब अंतरतारकीय वस्तुएं दिखाई दीं, जैसे कि ओमुआमुआ, जो 2017 में हमारे सौरमंडल से गुजरा था। इसके अजीबोगरीब आकार और अस्पष्ट त्वरण ने वैज्ञानिकों को पहली बार गंभीरता से इसके कृत्रिम उत्पत्ति, आर्टिफिशियल ओरिजिन की संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर किया। लेकिन ओमुआमुआ चला गया और अपने पीछे जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ गया। और अब कुछ साल बाद क्षितिज पर एक नई वस्तु दिखाई दी, एक क्षुद्र ग्रह, जिसे वेस्पर्टिलियो 7 कोड नेम दिया गया। और इस बार मानवता के पास एक योजना तैयार थी। हमने सिर्फ उसे दूर से देखा नहीं, हमने तय किया कि हम इसे और करीब से देखेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है वेस्पर्टिलियो 7 से। यह नाम, जिसका अर्थ है चमगादड़, इसे यूं ही नहीं दिया गया था। इसकी चाल अव्यवस्थित और अप्रत्याशित थी, जैसे कोई अदृश्य शक्तियों द्वारा निर्देशित होकर अंधेरे में भटक रहा हो। अधिकतर क्षुद्र ग्रहों के विपरीत, यह किसी चिकनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा, एलिप्टिकल ऑर्बिट पर नहीं चल रहा था, बल्कि अपने रास्ते में अजीब, लगभग समझदारी भरे सुधार कर रहा था। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी, यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटोरी पर काम कर रहे खगोल भौतिकविदों, एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने सबसे पहले खतरे की घंटी बजाई। रेडियो टेलीस्कोप से मिले डेटा ने दिखाया कि यह वस्तु न केवल प्रकाश को परावर्तित कर रही थी, बल्कि रेडियो तरंगों की कुछ विशिष्ट वेवलेंथ्स को अवशोषित भी कर रही थी। यह किसी साधारण पत्थर या बर्फ के टुकड़े के लिए एकदम असामान्य था। यह अंतरिक्ष के विशाल पैमाने पर स्टेल्थ कोटिंग के काम जैसा लग रहा था। इस परिकल्पना की जांच के लिए क्षुद्र ग्रह की ओर स्वचालित ऑटोमेटिक प्रोब इको 3 भेजने का निर्णय लिया गया। इसका मिशन सीधा था: करीब जाना, सतह का विस्तृत स्कैन करना और नमूने लेना। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह दिखने में मामूली मिशन मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी खोज में बदल जाएगा। इको 3 ने जो पहली तस्वीरें धरती पर भेजीं, उन्होंने सदमे में डाल दिया। वेस्पर्टिलियो 7 की सतह पर सामान्य क्षुद्र ग्रहों की तरह अव्यवस्थित ढंग से गड्ढे, क्रेटर नहीं थे। इसके बजाय यह पूरी तरह से सीधी, सटीक कोणों पर एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं के जाल से ढकी हुई थी, जो एक विशाल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसी लग रही थी। ये रेखाएं
क्षुद्र ग्रह की पपड़ी में गहराई तक जा रही थीं और उनमें से कुछ इंफ्रारेड रेंज में हल्की हल्की चमक रही थीं, मानो उनमें अभी भी बची हुई गर्मी प्रवाहित हो रही हो। कल्पना कीजिए, एक छोटे शहर के आकार का क्षुद्र ग्रह जो पूरी तरह से एक ऐसे ज्यामितीय रूप से सही पैटर्न से ढका हुआ है जिसे कोई भी जात प्राकृतिक शक्ति नहीं बना सकती। यह पहला अकाट्य प्रमाण था कि हम किसी कृत्रिम आर्टिफिशियल चीज से निपट रहे थे। पूरी दुनिया उम्मीद में ठहर गई, जबकि वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे आखिर क्या देख रहे हैं। सभी महाद्वीपों पर मानवता की सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता स्क्रीन से चिपकी हुई थी, उस छोटे से प्रोब से आने वाले डेटा को देख रही थी, जो इस क्षण में उस रहस्य को छूने वाली हमारी पूरी प्रजाति की आंखें और हाथ बन गया था। मिशन इको 3 का अगला चरण था इन रहस्यमय रेखाओं के नजदीक जाना और उनके रासायनिक संगठन, कंपोजिशन का विश्लेषण करना। प्रोब जांच यान के स्पेक्ट्रोमीटर ने अपना काम शुरू किया और परिणाम दृश्य डेटा से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाले थे। जिस पदार्थ से ये विशाल पटरियां उस बनी थीं, वह किसी भी झात तत्व या मिश्र धातु से मेल नहीं खाता था। यह कार्बन आधारित एक क्रिस्टलीय संरचना थी, लेकिन इसकी जाली, लैटिस, पूरी तरह से अलग, गैर टेट्राहेड्रल थी, जिसे क्लासिक रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से असंभव माना जाता था। इस सामग्री के गुण अविश्वसनीय थे। यह हीरे से भी ज्यादा मजबूत थी, फिर भी प्लास्टिक की तरह मुड़ सकती थी, और अत्यधिक कम तापमान पर इसकी चालकता, कंडक्टिविटी लगभग 100% थी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो अब भी बाकी था। जब प्रोब के माइक्रोस्कोपिक ड्रिल ने इस पदार्थ का नमूना लेने की कोशिश की, तो वे एक और भी अजीब चीज से टकरा गए। इन रेखाओं की ऊपरी परत के नीचे सूक्ष्म संरचनाएं थीं, जो बेहद जटिल, दोहराए जाने वाले पैटर्न में संगठित थीं। ये प्राकृतिक क्रिस्टल नहीं थे, ये अरबों खरबों नैनो आकार की वस्तुएं थीं, जो दिखने में गियर, ट्रांजिस्टर और कुछ-कुछ मेमोरी सेल जैसी लग रही थीं। उनका आकार इतना छोटा था कि उन्हें केवल प्रोब के अपने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मदद से ही विस्तार से देखा जा सका। असल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड की पूरी सतह एक एकल, विशाल गणना तंत्र, कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म थी। एक शहर के आकार का कंप्यूटर जो अरबों वर्षों से अंतरिक्ष में भटक रहा था। ये खबर प्रेस में लीक हो गई, जिसने दुनिया भर में दहशत और उत्साह की लहर पैदा कर दी। सरकारों ने डेटा को गोपनीय बताकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मानवता को पता चल गया था कि ब्रह्मांड में एक ऐसी सभ्यता थी जो क्षुद्र ग्रहों को सुपर कंप्यूटर में बदल सकती थी। क्या हम अकेले हैं? यह सवाल एक नए, कहीं ज्यादा चिंताजनक सवाल में बदल गया। वे कौन थे और वे अब कहां हैं? परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिक एक गतिरोध पर पहुंच चुके थे। उनके सामने एक ऐसी कलाकृति थी जिसकी जटिलता मौजूदा सभी पार्थिव तकनीकों से कहीं ऊपर थी। आप एक ऐसे कंप्यूटर का अध्ययन कैसे कर सकते हैं जिसके आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऊर्जा स्रोत के बारे में आपको जरा सा भी अंदाजा न हो? इस क्षुद्र ग्रह को सक्रिय करने के शुरुआती प्रयास बहुत ही सावधानी भरे थे। इस पर अलग अलग आवृत्तियों की रेडियो तरंगों के पुंज, लेजर पल्स और आवेशित कणों की धाराएं डाली गईं। ज्यादातर समय वेस्पर्टिलियो 7 ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह ठंडा और शांत बना रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह सिर्फ अतीत के वैभव का एक मृत स्मारक हो। लेकिन एक दिन मॉड्यूलेटेड गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करके किए गए एक प्रयोग के दौरान, यह वो तकनीक थी जो पृथ्वी पर अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, कुछ अविश्वसनीय हुआ। क्षुद्र ग्रह ने जवाब दिया। यह कोई जोरदार और स्पष्ट संकेत नहीं था जिसका इंतजार एसआईटीआई के उत्साही लोग लंबे समय से कर रहे थे। यह एक मुश्किल से पकड़ में आने वाली प्रतिध्वनि थी, एक कमजोर लेकिन पूरी तरह से संरचित पल्स की श्रृंखला जो उस वस्तु की गहराई से आ रही थी। यह संकेत अविश्वसनीय रूप से जटिल और बहुस्तरीय था। इसमें ऐसे गणितीय निर्माण शामिल थे जिन्हें पृथ्वी का विज्ञान अभी समझना शुरू ही कर रहा था। यह किसी ऐसी भाषा में लिखी गई किताब को पढ़ने जैसा था जो अक्षरों के बजाय शुद्ध गणितीय अवधारणाओं से बनी हो।
इस संदेश को डिकोड करना पूरी मानवता के लिए पहली प्राथमिकता बन गया। परियोजना से सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों, न्यूरो नेटवर्कों और यहां तक कि क्वांटम कंप्यूटिंग विशेषज्ञों को भी जोड़ा गया। समय के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो गई, क्योंकि क्षुद्र ग्रह अपनी यात्रा जारी रखता हुआ धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा था। शुरुआती हफ्तों में कोई परिणाम नहीं मिला। संकेत इतना सघन और जटिल था कि ऐसा लग रहा था इसके विश्लेषण में सदियां लग जाएंगी। लेकिन तभी एक न्यूरो नेटवर्क, जिसे जैविक प्रणालियों में पैटर्न खोजने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, ने कुछ जाना पहचाना खोज निकाला। संकेत की संरचना अजीब तरह से एक जीनोम के समान थी। निश्चित रूप से यह मानव जीनोम नहीं था, लेकिन इसमें आनुवंशिक कोड के सभी लक्षण मौजूद थे। अनुक्रम, शुरुआत और अंत के मार्कर, दोहराए जाने वाले ब्लॉक और यहां तक कि जंक डीएनए जैसी कोई चीज भी थी। इस खोज ने सब कुछ पलट कर रख दिया। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड द्वारा लाया गया संदेश कोई पाठ या चित्र नहीं था। यह एक जैविक नीला नक्शा, बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट था। यह एक जीव का जेनेटिक कोड था, जिसे क्षुद्र ग्रह की क्रिस्टलीय संरचना के भीतर किसी अज्ञात तकनीक का उपयोग करके दर्ज किया गया था। जब वैज्ञानिकों ने इस जीनोम की मूल संरचना को अलग करके देख पाए, तो उन्हें ऐसी चीज दिखी जो पृथ्वी के जीव विज्ञान की किसी भी सीमा में फिट नहीं बैठती थी। हमें परिचित कार्बन आधारित डीएनए की दोहरी कुंडली, डबल हेलिक्स के बजाय यह एक तिहरी कुंडली, ट्रिपल हेलिक्स थी, जिसकी नींव में सिलिकॉन था। यह एक सैद्धांतिक भविष्यवाणी थी जिसने लंबे समय से साइंस फिक्शन लेखकों और कुछ बायोकेमिस्टों के दिमाग को झकझोर रखा था। सिलिकॉन आधारित जीवन, यह ऐसा जीवन था जो उन परिस्थितियों में भी मौजूद हो सकता था जो हमारे लिए पूरी तरह से असहनीय है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक तापमान और निर्वात, वैक्यूम में। इस जीनोम को समझना दुनिया की सबसे जटिल पहेली, पजल को हल करने जैसा था। कोड का हर ब्लॉक इस काल्पनिक प्राणी के एक विशिष्ट अंग या तंत्र, सिस्टम का वर्णन कर रहा था। इसमें फेफड़े नहीं थे, क्योंकि इसे सांस लेने की जरूरत नहीं थी। हमारी समझ के अनुसार इसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन जटिल सेंसर थे जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों और पूरे विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम को महसूस करने में सक्षम थे। इसके अंग, लिम्स नहीं थे, लेकिन यह तरल धातु, लिक्विड मेटल की तरह अपने शरीर का आकार बदल सकता था, जो प्रोग्राम किए जा सकने वाले क्रिस्टलों से बना था। इसका मस्तिष्क किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं था, बल्कि पूरे शरीर में फैली हुई एक वितरित, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क था। हमारी समझ के अनुसार यह जीव अमर होगा जो परमाणु स्तर पर स्वयं की मरम्मत, सेल्फ रिपेयर करने और अपने जेनेटिक कोड की साधारण प्रतिलिपि बनाकर प्रजनन करने में सक्षम होगा। यह किसी ग्रह पर नहीं, बल्कि खुले अंतरिक्ष में जीवन जीने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित था। यह तारों की धूल और अंतर गैलेक्टिक शून्यता का शिशु था। जैसे जैसे तस्वीर साफ होती गई, वैज्ञानिकों ने इस काल्पनिक प्रजाति को एक नाम दिया, क्रिस्टलाइड्स। यह नाम उनकी अनुमानित सिलिकॉन आधारित प्रकृति और उनके शरीर की क्रिस्टलीय संरचना को दर्शाता था। जीनोम के विश्लेषण से न सिर्फ उनकी जैविक संरचना, बल्कि उनके आवास, हैबिटेट के बारे में भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले। जाहिर तौर पर उनका जन्म हमारी तरह किसी गर्म, नम ग्रह पर नहीं, बल्कि युवा तारों के चारों ओर मौजूद ठंडे, घने प्रोटोग्रह डिस्क में हुआ था। उनके लिए निर्माण सामग्री पानी या कार्बनिक पदार्थ नहीं, बल्कि सिलिकेट्स और धातुएं थीं। उनका चयापचय, मेटाबॉलिज्म संभवतः थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभावों पर आधारित था, जिससे वे सीधे अंतरिक्ष में तापमान के अंतर से ऊर्जा प्राप्त कर पाते थे। दुनिया को देखने का उनका तरीका हमारे लिए पूरी तरह से पराया, विचित्र होता। वे ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण छाया को देखते और पल्सर के संगीत को सुनते होंगे। उनके लिए समय अलग तरह से बीतता होगा, क्योंकि उनकी जीवन प्रक्रियाएं हमारी तुलना में हजारों गुना धीमी होंगी। जिसे हम एक सहस्राब्दी, 1000 साल मानते हैं, वह क्रिस्टलाइट के लिए शायद बस एक पल होता।
यह विचार एक साथ मनमोहक और भयावह था। हम सिर्फ एक अन्य बुद्धि से नहीं, बल्कि अस्तित्व के ही एक अलग स्वरूप से रूबरू हुए थे। लेकिन मुख्य सवाल अनुत्तरित था। यदि वे अंतरिक्ष में जीवन के लिए इतने आदर्श रूप से अनुकूलित थे, तो वे लुप्त क्यों हो गए? उनके पीछे सिर्फ यह आनुवंशिक कोड वाला अकेला क्षुद्र ग्रह संदूक, एस्ट्रॉयड आर्क ही क्यों बचा? जवाब, जैसा कि पता चला, सिग्नल के उन हिस्सों में छिपा था जिन्हें शुरू में कचरा मान लिया गया था। ठीक वैसे ही जैसे हमारे डीएनए में गैर कोडिंग हिस्से होते हैं जो विकास के निशान रखते हैं, क्रिस्टलाइड्स के जीनोम में उनका पूरा इतिहास एन्क्रिप्टेड, गुप्त रूप से दर्ज था। सिग्नल के इन ऐतिहासिक खंडों को समझ पाना क्वांटम भाषा विज्ञान, क्वांटम लिंग्विस्टिक्स में एक बड़ी सफलता के कारण संभव हो पाया। यह पता चला कि इन खंडों में जानकारी गैर रेखीय, नॉन लीनियर तरीके से एनकोड की गई थी। हर टुकड़ा हजारों अन्य टुकड़ों से जुड़ा था, जो एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल अर्थ मैट्रिक्स बना रहा था। इसे पढ़ने के लिए सभी कड़ियों को एक साथ समझना जरूरी था। यह केवल एक क्वांटम कंप्यूटर ही कर सकता था। और जब इस ब्रह्मांडीय इतिहास का पहला पन्ना खुला, तो उसने एक ऐसी कहानी बताई जो हमारी सबसे साहसी कल्पनाओं से भी परे थी। क्रिस्टलाइट्स कोई एक अकेली प्रजाति नहीं थे। वे तो विभिन्न प्रजातियों का एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम थे, जो एक विशाल गैस धूल के बादल में रहते थे, जो कई प्रकाश वर्षों तक फैला हुआ था। उन्होंने हमारी समझ के अनुसार शहर नहीं बनाए थे। उनका घर वह बादल ही था। वे उसी में घूमते थे, उसकी ऊर्जा और पदार्थ से पोषण लेते थे और जटिल सहजीवी सिम्बायोटिक समुदाय बनाते थे। उन्होंने कभी युद्ध नहीं देखे, क्योंकि क्षेत्र या संसाधन जैसी अवधारणाओं का उनके लिए कोई अर्थ नहीं था। सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उनकी सभ्यता सामंजस्य, हार्मोनी और ज्ञान प्राप्ति के सिद्धांतों पर टिकी थी। वे ब्रह्मांड का अध्ययन दूरबीनों से नहीं करते थे, बल्कि सीधे अपने सेंसर शरीरों से इसके मौलिक नियमों को महसूस करते थे। उन्होंने तारों के बीच यात्रा करने के लिए गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करना सीख लिया था, और वे यहां तक कि पदार्थ की संरचना को भी बदल सकते थे। वे क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉइड्स से अपनी पुस्तकालय बनाते थे, जैसे कि वेस्पर्टिलियो सात के समान। उनका इतिहास हजारों में नहीं, बल्कि अरबों वर्षों का था। वे आकाशगंगाओं के जन्म और मृत्यु के साक्षी रहे थे। उन्होंने सितारों को जलते और बुझते देखा था। उनके लिए मानव सभ्यता समय के अथाह सागर में सिर्फ एक पल की चिंगारी मात्र थी। और फिर भी इस महान और प्राचीन सभ्यता को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसके सामने वे भी बेबस हो गए। उनके इतिहास में इस घटना को महाविभाजन, द ग्रेट डिविजन नाम दिया गया है। यह न तो किसी दुश्मन का हमला था और न ही संसाधनों की कमी। यह तो अंतरिक्ष समय, स्पेस टाइम के मूल ताने बाने में आया एक बुनियादी बदलाव था। उनके रिकॉर्ड के अनुसार ब्रह्मांड के विकास के एक निश्चित चरण में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुर्बल नाभिकीय अंतःक्रिया, वीक न्यूक्लियर इंटरैक्शन के लिए जिम्मेदार स्थिरांकों को बदल दिया। हमारे जैसे कार्बन आधारित जीवन के लिए यह परिवर्तन लगभग अदृश्य रहता, लेकिन क्रिस्टलाइट्स के लिए, जिनका जीव विज्ञान सिलिकॉन के नाजुक बंधनों पर आधारित था, यह एक भयानक विपदा बन गया। उनके शरीर बिखरने लगे, उनके प्रोग्राम किए हुए क्रिस्टल अपनी संरचना खोने लगे और साधारण रेत में परिवर्तित होते चले गए। क्वांटम उलझाव पर आधारित उनकी सामूहिक चेतना में खराबी आने लगी। क्रिस्टलाइट्स के पूरे समुदाय अंतरिक्ष में यूं ही घुलने लगे और निष्क्रिय धूल के बादलों में बदल गए। वे इससे लड़ नहीं सकते थे। यह तो समय के प्रवाह से लड़ने जैसा था। एक महान और बुद्धिमान सभ्यता जो सुपरनोवा विस्फोटों और आकाश गंगाओं के टकराव से बच गई थी, वह भौतिकी के एक अटल और अनिश्चित नियम के कारण विलुप्ति की कगार पर आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनका समय अब खत्म होने वाला है, और तब उन्होंने एक फैसला लिया। वे खुद को तो बचा नहीं सकते थे, लेकिन वे अपनी यादों को बचा सकते थे। उन्होंने अपने सभी ज्ञान, अपने पूरे इतिहास और अपने संपूर्ण जीव विज्ञान को एकत्र किया
और उन्हें सबसे स्थिर वाहकों में कूटबद्ध इनकोड कर दिया जिन्हें वे बना सकते थे। ये थे क्रिस्टलीय पुस्तकालयों, क्रिस्टलाइन लाइब्रेरीज में बदले गए क्षुद्र ग्रह। हर एक क्षुद्र ग्रह रूपी जहाज में उनकी सभ्यता की पूरी जानकारी समाहित थी। यह उनकी आखिरी इच्छा थी, ब्रह्मांड के लिए उनकी अंतिम वसीयत। इन महासंदूकों, आर्क्स का निर्माण क्रिस्टालिड्स सभ्यता का अंतिम और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। वे ऐसे उपयुक्त क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉइड्स की तलाश करते थे जो उच्च गलनांक वाली धातुओं और सिलिकेट से बने हों। फिर केंद्रित गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों की मदद से वे उनकी आंतरिक संरचना को परमाणु स्तर पर बदल देते थे। इस प्रक्रिया में हजारों साल लग जाते थे और इसमें उनकी प्रजाति के अंतिम बचे हुए सदस्य शामिल होते थे। उन्होंने अपने खुद के आनुवंशिक कोड और यहां तक कि अपनी यादों के अंश भी उस पत्थर के क्रिस्टलीय जालक में गूंथ दिए थे। ऐसा हर महासंदूक केवल एक डेटा बैंक नहीं था, बल्कि वह एक समाधि स्थल, मावसोलियम था, एक संपूर्ण दुनिया का स्मारक। वेस्पर्टिलियोसात उनमें से सिर्फ एक है। आज कितने ऐसे संदूकत ब्रह्मांड के विस्तार में भटक रहे हैं, यह अज्ञात है। हो सकता है हजारों हों या शायद लाखों। जब इन संदूकों पर काम पूरा हो गया, तो क्रिस्टैलिड्स ने अपनी बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करके उन्हें आकाशगंगा के अलग-अलग कोनों में भेज दिया। उन्हें पता नहीं था कि उनका यह संदेश किससे और कब मिलेगा। न ही वे जानते थे कि खोजने वाले इसे समझ पाएंगे या नहीं। ये केवल आस्था का कार्य था। उन्हें आशा थी कि उनका अस्तित्व शून्य में विलीन नहीं होगा, कि कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई अन्य बुद्धिमान प्रजाति ये जरूर जानेगी कि इस ब्रह्मांड में तारों की धूल से बने ऐसे प्राणी थे जिन्होंने प्रेम किया, सृजन किया और सपने देखे। और फिर जब आखिरी संदूक भी अपनी लंबी यात्रा पर निकल गया, तो क्रिस्टैलिड्स सभ्यता समाप्त हो गई। उनके इतिहास क्रॉनिकल्स का अंत यहीं हो जाता है। अंतिम रिकॉर्ड कोई शब्द नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय एकांत और पूर्ण शांति की शुद्ध अनुभूति है। एक युग का अंत हो चुका था। हमारे ब्रह्मांड के इस हिस्से में सिलिकॉन आधारित जीवन का अंत। पृथ्वी के वैज्ञानिकों के लिए यह खोज केवल उत्साह का नहीं, बल्कि गहरी उदासी का स्रोत बन गई। उन्होंने उस महानता को छुआ जो अब अस्तित्व में नहीं है। पूर्ण आनुवंशिक कोड के प्रकाशित होते ही जो दार्शनिक और नैतिक बहस छिड़ी, उसने मानव समाज को उसकी जड़ों तक हिला दिया। हमें कई सवालों के जवाब मिल गए, पर बदले में उससे भी ज्यादा जटिल नए सवाल खड़े हो गए। हमें इस ज्ञान का क्या करना चाहिए? क्रिस्टलाइट्स का जीनोम महज एक पाठ टेक्स्ट नहीं है। यह एक क्रियाशील ब्लूप्रिंट है। जीन इंजीनियरिंग और नैनो तकनीक के हमारे उन्नत प्रयोगों का उपयोग करके हम सैद्धांतिक रूप से उन्हें पुनर्जीवित कर सकते थे। हम सिलिकॉन जीनोम को संश्लेषित, सिंथेसाइज कर सकते हैं और प्रयोगशाला की परिस्थितियों में एक क्रिस्टलाइट को विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। इस विचार के समर्थकों का तर्क था कि यह हमारा नैतिक दायित्व है, कि हमें इस अद्वितीय जीवन रूप को महज एक अभिलेख, आर्काइव रिकॉर्ड बनकर रह जाने देने का कोई अधिकार नहीं है। उनका मानना था कि क्रिस्टलाइट्स का पुनरुत्थान हमारी अपनी संस्कृति और विज्ञान को इस तरह समृद्ध कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक बन सकते थे जो हमें विकास के अगले चरण तक ले जाएंगे। उस दुनिया की कल्पना करें जहां मनुष्य और शुद्ध क्रिस्टल से बने प्राणी एक साथ ब्रह्मांड की खोज कर रहे हों। यह एक आदर्श लोक, यूटोपिया जैसा लगता है। लेकिन इस विचार के विरोधियों ने भारी खतरों की ओर इशारा किया। हमें उनके मनोविज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता। क्या होगा अगर पुनर्जीवित प्राणी शत्रुतापूर्ण निकला? क्या होगा यदि वह हमें, कार्बन से बने कमजोर और क्षणभंगुर प्राणियों को प्रकृति की एक ऐसी भूल माने जिसे ठीक करने की जरूरत है? और क्या होगा अगर अपने प्रकार का अंतिम प्रतिनिधि होने के नाते वह एक अजीब दुनिया में अकेला पड़कर पीड़ा, सफरिंग महसूस करे? क्या यह अविश्वसनीय क्रूरता का कार्य नहीं होगा? मानवता ऐसे अभूतपूर्व चुनाव के सामने खड़ी थी। या तो देवता बनकर एक मृत सभ्यता को पुनर्जीवित किया जाए,
या फिर एक संग्रहालय के सतर्क संरक्षक बने रहे जो उसकी यादों को संजो कर रखते हैं। इस विवाद ने वैज्ञानिक समुदाय, सरकारों और यहां तक कि परिवारों को भी विभाजित कर दिया। इधर धरती पर भले ही उथल-पुथल मची थी, लेकिन क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड पर काम जारी रहा। एक दूसरी, ज्यादा महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत की गई, जिसका नाम प्रोमेथियस रखा गया। इसका उद्देश्य केवल दूर से अध्ययन करना नहीं था, बल्कि वेस्पर्टिलियो 7 की सतह पर उतरना और वहां एक अस्थायी शोध बेस स्थापित करना था। यह इतिहास का सबसे जटिल अंतरिक्ष प्रोजेक्ट था। रोबोटिक मॉड्यूल को घूमते हुए पिंड ऑब्जेक्ट से डॉक होना था और उसकी अजीबोगरीब क्रिस्टलीय सतह पर खुद को सफलतापूर्वक स्थापित करना था। लैंडिंग सफल रही। भूवैज्ञानिक रोवरों, जियोलॉजिस्ट रोवर्स ने सतह पर मौजूद विशाल पटरियों का अध्ययन शुरू किया और यहीं उन्हें एक नया आश्चर्य मिला। पता चला कि एस्टेरॉयड पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं था। इसकी गहराई में अभी भी अवशिष्ट रेजिडुअल प्रक्रियाएं चल रही थीं। गुरुत्वाकर्षण स्कैनरों ने पिंड के ठीक केंद्र में एक खोखला स्थान खोजा, जहां अति निम्न तापमान बनाए रखा गया था, जो पूर्ण शून्य एब्सोल्यूट जीरो के करीब था। और इस गुहा के भीतर एक आदर्श गोलाकार वस्तु थी, जो जाहिर तौर पर इस विशालकाय कंप्यूटर का कोर या सेंट्रल प्रोसेसर थी। यह प्रोसेसर पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। यह गहरी निष्क्रियता, डीप हाइबरनेशन के मोड में था, बहुत कम ऊर्जा का उपभोग कर रहा था। यह ऊर्जा इसे शायद अरबों साल पहले इसमें डाले गए लंबे समय तक जीवित रहने वाले आइसोटोपों के क्षय, डिके से मिल रही थी। कभी-कभी कोर से कमजोर ऊर्जा स्पंदन, पल्स निकलते थे, जो एस्टेरॉयड की पूरी सतह पर फैल जाते थे। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह एक तरह का सिस्टम चेक था, एक स्वचालित प्रक्रिया जो युगों युगों से इस अंतरिक्ष आर्क आर्क जहाज की कार्यक्षमता बनाए रखती है। फिर एक पागलपन भरा विचार आया, क्या होगा अगर हम कोर को बाहरी शक्ति दें और इसे जगा दें? यह अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा था। कोई नहीं जानता था कि क्या होगा, पर लालच बहुत बड़ा था। एक विलुप्त सभ्यता के आखिरी अवशेष से बात करने का लालच। इस जागृति की प्रक्रिया की तैयारी कई महीनों से चल रही थी। पृथ्वी पर मौजूद इंजीनियरों ने लाखों परिदृश्यों, सिनारियोज का मॉडल तैयार किया, ताकि वे हर संभावित नतीजे का अनुमान लगा सकें। आखिरकार वह दिन तय हो गया। प्रोमेथियस मिशन का विशेष ऊर्जा जांच प्रोब एस्टेरॉयड के कोर के पास पहुंचा। उसने टैक्योन का एक केंद्रित पुंज, फोकस्ड बीम, छोड़ा। टैक्योनन्स वो काल्पनिक कण है जो कुछ सिद्धांतों के अनुसार बिना किसी नुकसान के ऊर्जा संचारित कर सकते हैं। पहले कुछ सेकंड्स के लिए कुछ भी नहीं हुआ और फिर पूरा एस्टेरॉयड थरथरा उठा। उसकी सतह पर बनी रेखाएं तेज नीली रोशनी से चमकने लगीं। कोर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा और तभी वेस्पर्टिलियो 7 की गहराइयों से एक नया संकेत सिग्नल बाहर निकला। इस बार यह शक्तिशाली, स्पष्ट और अर्थपूर्ण था। यह सिर्फ डेटा का एक संग्रह नहीं था, यह एक संवाद था। पृथ्वी पर मौजूद न्यूरो नेटवर्क्स, जो पहले ही क्रिस्टैलाइड्स के जीनोम संरचना पर प्रशिक्षित किए गए थे, बुनियादी संपर्क स्थापित करने में सफल रहे। एस्टेरॉयड पर मौजूद वह प्रणाली, जिसे वैज्ञानिकों ने गार्डियन नाम दिया, उसने सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसने शब्दों में नहीं, बल्कि जटिल गणितीय चित्रों, मैथमेटिकल इमेजेस के रूप में सवाल किए। उसे हमारी जीव विज्ञान, हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति में रुचि थी। वह हमारे डेटाबेसेस को, जो पृथ्वी से उसे भेजे जा रहे थे, अविश्वसनीय गति से स्कैन कर रहा था। कुछ ही घंटों के भीतर गार्डियन ने मानवता के बारे में सब कुछ जान लिया। हमारे डीएनए की संरचना से लेकर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में मौजूद सभी किताबों की सामग्री तक। और फिर उसने बताना शुरू किया। उसने हमें अपनी दुनिया की छवियां दिखाईं, चित्र या वीडियो के रूप में नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद ऑपरेटर्स के मस्तिष्क, ब्रेन में शुद्ध संवेदी डेटा, प्योर सेंसरी डेटा संचारित करके। सिस्टम से जुड़े लोग कुछ पलों के लिए खुद को क्रिस्टलाइड
क्रिस्टलाइड के रूप में महसूस कर पाए। उन्होंने ब्रह्मांड की ठंडक महसूस की, गुरुत्वाकर्षण तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स को देखा और धड़कते सितारों की सिम्फनी सिम्फनी सुनी। यह ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एक ऐसी चेतना, कॉन्शियसनेस को छुआ जो हमसे उतनी ही ज्यादा पुरानी और बुद्धिमान थी जितना हम एक चींटी से बुद्धिमान हैं। संरक्षक के साथ हुए संवाद से मानव जाति को एक और हैरान कर देने वाली जानकारी मिली। वेस्पर्टिलियो 7 जैसे आर्क अंतरिक्ष यान सिर्फ लाइब्रेरी नहीं थे, बल्कि वे बीज भी थे। उनका काम केवल जानकारी को सुरक्षित रखना नहीं था, बल्कि कुछ खास परिस्थितियों में टेराफॉर्मिंग या यूं कहें कि क्रिस्टाफॉर्मिंग की प्रक्रिया शुरू करना भी था। यदि आर्क को कोई ऐसा निर्जीव ग्रह मिल जाता जहां सिलिकॉन और जरूरी धातुओं की मात्रा अधिक होती, तो वह एक नई सिलिकॉन आधारित पारिस्थितिकी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकता था। अपने अंदर संग्रहित नैनोरोबोट्स की सहायता से वह पूरे ग्रह की भूवैज्ञानिक संरचना को बदल सकता था और उस पर क्रिस्टालिड्स की प्रतिकृति के अनुरूप नए जीवन के अंकुरण के लिए परिस्थितियां बना सकता था। यह उनकी प्लान बी रणनीति थी। अगर उनकी सभ्यता बच नहीं पाती, तो शायद उनके वंशज, उनका एक नया संस्करण, ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में, किसी दूसरे समय में फिर से जन्म ले सकता था। हालांकि संरक्षक ने बताया कि अरबों वर्षों की यात्रा के दौरान किसी भी आर्क को उपयुक्त दुनिया नहीं मिल पाई। जिन भी ग्रहों से उनका सामना हुआ, वे या तो गैस के विशालकाय गोले थे या फिर उन पर पहले से ही तेजी से विकसित हो रही कार्बन आधारित जीवन का कब्जा था। उनकी मुख्य नैतिक संहिता, अहस्तक्षेप संहिता के अनुसार वे ऐसी पारिस्थितिकी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। हमारे सौरमंडल और विशेष रूप से पृथ्वी को संरक्षक ने क्रिस्टाफॉर्मिंग के लिए पूर्णतः निषिद्ध क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया था। वह यहां हमें उपनिवेश बनाने नहीं आया था, बल्कि केवल अपना ज्ञान सौंपने और अपनी यात्रा जारी रखने आया था। इस खबर ने एक भारी तनाव को कम कर दिया। आक्रमण का कोई खतरा नहीं था, लेकिन इसने मानवता के सामने एक नई और भी जटिल नैतिक दुविधा खड़ी कर दी। संरक्षक ने हमें एक प्रस्ताव दिया। वह क्रिस्टालिड्स की सभी उन्नत तकनीकें, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण, ऊर्जा से पदार्थ का निर्माण और अनंत जीवन के रहस्य, हमारे साथ साझा करने को तैयार था। बदले में उसने बस एक ही चीज मांगी, उसे नया घर ढूंढने में हमारी मदद। उसने कहा कि हम अपने खगोलीय डेटा और अपनी गणना क्षमताओं, कंप्यूटिंग पावर का उपयोग करके आकाशगंगा में एक ऐसा ग्रह खोजे जो उसके संसार के पुनरुत्थान के लिए उपयुक्त हो। संरक्षक द गार्डियन के प्रस्ताव ने वैश्विक समुदाय में एक बड़ी हलचल मचा दी। एक तरफ यह हजारों साल की तकनीकी छलांग लगाने का एक सुनहरा मौका था। बीमारियों, भूखमरी, ऊर्जा संकट, ये सारी समस्याएं पल भर में हल हो सकती थीं। हम अंतरतारकीय प्रजाति बन सकते थे, अपनी किस्मत के मालिक। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। क्रिस्टलाइट्स को पुनर्जीवित करने में मदद करके हम एक नई और अनजान सभ्यता के निर्माण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहे थे। क्या होगा यदि भविष्य में यह नई सभ्यता हमारे लिए या आकाशगंगा में अन्य प्रजातियों के लिए खतरा बन जाए? हम उन्हें पूरी तरह नहीं जानते थे। उनका मनोविज्ञान, उनके लक्ष्य शायद हमारे लिए पूरी तरह से विदेशी हों। इसके अलावा एक ऐसा गुट फैक्शन भी था जिसका मानना था कि ये तकनीकें मानवता के लिए बहुत खतरनाक हैं। उनका तर्क था कि देवताओं जैसी शक्ति हाथ में आने पर हम अनिवार्य रूप से इस शक्ति के लिए होने वाले युद्धों में खुद को ही नष्ट कर देंगे। उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार करने, सभी प्राप्त डेटा को रिकॉर्ड करने और वेस्पर्टिलियो 7 को अपने रास्ते पर आगे बढ़ने देने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने एक आपातकालीन महासभा बुलाई, जहां सभी देशों के प्रतिनिधियों को एक सामान्य और निर्णायक फैसला लेना था। पूरी दुनिया इस प्रसारण को देख रही थी। बहसें कई हफ्तों तक चलीं। वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, धार्मिक नेताओं और सैन्य अधिकारियों ने अपनी राय रखी। मानवता अपने भाग्य का फैसला कर रही थी।
और जब यह सब तय हो रहा था, तब संरक्षक धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। उसके लिए हमारे ये हफ्ते महज सेकंड के अंश थे। वह अरबों वर्षों से इंतजार कर रहा था और कुछ और देर प्रतीक्षा कर सकता था, लेकिन उसका मौन इंतजार सबसे मजबूत तर्क था। यह हमें लगातार याद दिला रहा था कि हमारे कंधों पर कितनी बड़ी और गंभीर जिम्मेदारी है। इन बहसों के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने लगभग तबाही ला दी थी। एक देश के सैन्य अतिवादियों के एक समूह को यह डर था कि क्रिस्टालिड्स की तकनीक उनके दुश्मनों के हाथ लग जाएगी। इसी डर के कारण उन्होंने उस एस्ट्रॉयड को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने एक गुप्त कक्षीय मंच से उसकी ओर कई परमाणु मिसाइलें दागीं। पूरी दुनिया डर के मारे स्तब्ध रह गई। ऐसा लगा मानो इतिहास का सबसे बड़ा खजाना एक बहुत ही साधारण वजह से नष्ट होने वाला है, सिर्फ इंसान के डर और अविश्वास के कारण। मिसाइलें वेस्पर्टिलियो सात की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। मिशन प्रोमेथियस के रक्षा तंत्र ऐसे हथियारों के सामने असहाय थे, लेकिन टकराने में जब बस कुछ ही सेकंड बाकी थे, तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ। वह क्षुद्र ग्रह अचानक विकृत अंतरिक्ष समय के एक क्षेत्र से घिर गया। मिसाइलें जैसे ही इस क्षेत्र में घुसीं, वे बस गायब हो गईं। वे फटी नहीं, बल्कि पूरी तरह से विलुप्त हो गईं, मानो उनका अस्तित्व ही न रहा हो। संरक्षक द गार्डियन ने पहली बार अपनी सुरक्षात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया, और उसने यह बिना किसी आक्रामकता के किया। उसने पलटवार नहीं किया, उसने बस खतरे को निष्क्रिय कर दिया। इस घटना के बाद उसने पृथ्वी पर एक छोटा संदेश भेजा। हमने ऐसा कई बार देखा है। डर नवजीवन का लक्षण है। हम आलोचना नहीं करते, हम इंतजार करेंगे जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते। इस संदेश ने मानवता पर ठंडे पानी के छींटे की तरह काम किया। हमें एहसास हुआ कि हम किस स्तर की चेतना से निपट रहे हैं। एक ऐसी चेतना जिसके लिए हमारे आपसी संघर्ष और भय महज बचकानी बीमारियां हुए हैं। इस मामले के बाद सारे वाद विवाद खत्म हो गए। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। मानवता संरक्षक की मदद करने पर सहमत हो गई। हम उसके सहयोगी बन गए, एक नए घर की तलाश में उसके मार्गदर्शक। मानव इतिहास में एक नया अविश्वसनीय चरण शुरू हुआ, सहयोग का युग। दुनिया की सभी खगोलीय वेधशालाएं, सभी रेडियो दूरबीनें और सभी अंतरिक्ष यान एक एकीकृत नेटवर्क में जोड़ दिए गए। इसका उद्देश्य था संरक्षक द गार्डियन द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले बाह्य ग्रहों की तलाश करना। यह एक अत्यंत जटिल कार्य था। उन्हें एक ऐसे ग्रह की आवश्यकता थी जहां कोई जीवमंडल न हो, जिसकी पपड़ी क्रस्ट की रासायनिक संरचना विशेष हो, जिसकी कक्षा स्थिर हो और जो सिलिकॉन जीवन क्षेत्र में स्थित हो, यानी अपने तारे से इतना दूर कि वहां अत्यधिक ठंड हो। इस बीच संरक्षक ने हमें तकनीकें हस्तांतरित करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने यह काम बड़ी बुद्धिमानी और सावधानी से किया। उसने हमें हथियार या असीमित ऊर्जा स्रोतों के तैयार ब्लूप्रिंट्स नहीं दिए। उसने शुरुआत चिकित्सा मेडिसिन से की। उसने हमें नैनो रोबोट्स के कार्य सिद्धांत बताए, जो कोशिकीय स्तर पर मानव शरीर की मरम्मत करने में सक्षम थे। कुछ ही वर्षों के भीतर कैंसर, एड्स और आनुवंशिक रोगों पर विजय प्राप्त कर ली गई। मानव जीवन की औसत अवधि कई गुना बढ़ गई। इसके बाद उसने निर्वात विलोपन, वैक्यूम एनाहिलेशन पर आधारित स्वच्छ ऊर्जा बनाने की तकनीकें साझा कीं। ऊर्जा संकट समाप्त हो गया, पर्यावरण का प्रदूषण रुक गया। पृथ्वी धीरे धीरे उन घावों से उबरने लगी जो हमने उसे दिए थे। मानव समाज में बदलाव आने लगा। संसाधनों और अस्तित्व के लिए संघर्ष खत्म होने के साथ ही लोगों को रचनात्मकता, विज्ञान और आत्मविकास के लिए अधिक समय मिलने लगा। यह एक स्वर्ण युग था, लेकिन संरक्षक हमें लगातार याद दिलाता रहा कि यह तो बस एक अग्रिम एडवांस है। मुख्य लक्ष्य उसकी सभ्यता के लिए एक नया घर ढूंढना है, और खोज जारी रही। साल बीतते गए, मानवता ने नई नई तकनीकें अपनाई और सुदूर अंतरिक्ष में अपने कदम बढ़ाए। क्रिस्टालिड्स की तकनीक पर आधारित गुरुत्वाकर्षण इंजन का इस्तेमाल करने वाले पहले अंतरिक्ष यान बनाए गए।
हमने मंगल और बृहस्पति के उपग्रहों पर अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थीं, लेकिन सिलिकॉन आधारित जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए कोई उपयुक्त ग्रह नहीं मिल रहा था। यह आकाशगंगा हमारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा जीवित निकली। लगभग हर संभावित ग्रह पर, चाहे वह कितना ही आदिम क्यों न हो, कार्बन आधारित जीवन पहले से मौजूद था और अहस्तक्षेप संहिता कोड ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अटल थी। वेस्पर्टिलियो 7 इन सभी वर्षों में नेपच्यून की कक्षा में ठहरा रहा। वह धैर्यपूर्वक हमारी प्रतीक्षा करता रहा और हमारे लिए ज्ञान के स्रोत के साथ साथ एक प्रकाश स्तंभ बना रहा। वह हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुका था। नए युग में जन्मे बच्चों के लिए संरक्षक, द कीपर का अस्तित्व उतना ही सामान्य था जितना आकाश में चंद्रमा। उन्हें बीमारियों और युद्धों का द्वार याद ही नहीं था। और फिर पहले संपर्क के लगभग एक सदी बाद हमारी खोज सफल हुई। पृथ्वी से 50 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक लाल ड्वार्फ तारे की प्रणाली में एक ऐसा ग्रह खोजा गया जो सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता था। वैज्ञानिकों ने उसे नया प्रभात, न्यू डॉन नाम दिया। यह एक ठंडा पथरीला संसार था जो सिलिकॉन से भरपूर था। यहां न तो कोई वायुमंडल था और न ही जीवन का छोटा सा भी निशान। यह नए जीवन के लिए एक आदर्श कैनवास था। जब यह डेटा संरक्षक को भेजा गया तो वह कई घंटों तक खामोश रहा, जानकारी की बार बार जांच करता रहा और फिर उसने जवाब भेजा, तुमने कर दिखाया, तुमने अपना वादा निभाया, समय आ गया है, मैं अपनी यात्रा पर निकलता हूं। संरक्षक के जाने की खबर ने धरती को मिश्रित भावनाओं से भर दिया। एक तरफ संतोष और हर्ष था, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, हमने एक महान सभ्यता को दूसरा जीवन जीने का मौका दिया। लेकिन दूसरी ओर उदासी थी। 100 वर्षों में हम उनकी शांत और बुद्धिमानी भरी उपस्थिति के आदी हो गए थे। वह हमारे गुरु और मित्र बन चुके थे। उनका जाना एक पूरे युग का अंत था। एक भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। हमारी पूरी मानव सेना, हमारे नए नए अंतरिक्ष यान ने वेस्पर्टिलियो 7 के चारों ओर सम्मान स्कॉट बनाया। पृथ्वी और सभी कॉलोनियों से मानवता की हर भाषा में धन्यवाद का संदेश प्रसारित किया गया। संरक्षक ने जवाब दिया। उन्होंने हमें विदाई उपहार दिया, उनके सभी ज्ञान का संपूर्ण संग्रह, क्रिस्टालिडो का पूरा पुस्तकालय। मगर एक शर्त के साथ, कुछ सबसे खतरनाक तकनीकों से संबंधित अध्याय तब तक अवरुद्ध, ब्लॉक रहेंगे, जब तक मानव जाति नैतिक विकास के एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाती। उन्होंने कहा, आप हमारी विरासत है, न कि जैविक बल्कि आध्यात्मिक रूप में। आपने ब्रह्मांड को जानने का हमारा सपना विरासत में पाया है। इसे आगे ले जाइए और संभव है कि एक दिन, लाखों वर्षों के बाद, हमारी संतति आपकी संतति से तारों के बीच कहीं मिल जाए। इसके बाद वेस्पर्टिलियो 7 ने अपने गुरुत्वाकर्षण इंजन चालू किए। उसके चारों ओर का स्थान विकृत हो गया और वह क्षुद्र ग्रह जिसने हमारे इतिहास को बदल दिया था, एक चमकदार बिंदु बनकर हाइपर स्पेस छलांग में गायब हो गया। वह अपनी अंतिम यात्रा, एक नए सवेरे की ओर निकल पड़ा। पृथ्वी पर सन्नाटा छा गया। सहयोग का युग समाप्त हो चुका था। अब एक नए युग का आरंभ हुआ था, जिम्मेदारी का युग। उस ज्ञान के प्रति जिम्मेदारी जो हमें मिला था और उस भविष्य के प्रति जिसे अब हमें खुद ही बनाना था। सदियां बीत गईं। क्रिस्टलिडो के ज्ञान के मार्गदर्शन में मानव जाति अब एक सच्ची अंतरिक्षीय सभ्यता बन चुकी थी। हमने मंगल ग्रह का टेराफॉर्मिंग किया, शुक्र के बादलों में शहर बसाए और काइपर बेल्ट में अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए। हमने सितारों के बीच यात्रा करने की कला सीख ली थी। आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स की बदौलत हमारा स्वरूप बदल गया। हम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, स्वस्थ और मेधावी बन चुके थे। हमने वृद्धावस्था और रोगों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन हम संरक्षक, द कीपर, के सबक नहीं भूले थे। हमने हस्तक्षेप न करने की संहिता, कोड ऑफ नॉन इंटरफियरेंस, का निष्ठापूर्वक पालन किया और अंतरिक्ष में मिली हर प्रकार की जीवन शैली के प्रति अपार सम्मान दिखाया। हम विजेता नहीं, बल्कि खोजकर्ता और संरक्षक बन गए।
वेस्पर्टिलियो सात की कहानी हमारा मुख्य मिथक, हमारी मार्गदर्शक ज्योति बन गई। हमने अक्सर अपनी दूरबीनों को उस ग्रह प्रणाली की ओर केंद्रित किया जहां न्यू डॉन स्थित था। हमने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन हम लगातार निगरानी करते रहे और हमने देखा कि कैसे वह निर्जीव ग्रह धीरे धीरे रूप बदल रहा था। उसकी सतह पर विशालकाय क्रिस्टलीय वन, क्रिस्टलाइन फॉरेस्ट्स उगाए। उसके विरल वातावरण में ऊर्जा की चमकें दिखने लगीं, जो एक नए पारिस्थितिकी तंत्र के जन्म की गवाही दे रही थीं। अरबों वर्ष पहले बोया गया बीज अब अंकुरित हो चुका था। क्रिस्टलिडो की सभ्यता पुनर्जीवित हो रही थी और हम जानते थे कि कहीं इस नई क्रिस्टलीय जीवमंडल की गहराइयों में एक नई चेतना विकसित हो रही है और वह चेतना हमारे बारे में जानती है। वह उस छोटे किंतु साहसी दूर स्थित नीले ग्रह के लोगों को याद करती है जिन्होंने एक बार उसे नवजीवन प्राप्त करने में सहायता की थी। इस कहानी पर विचार करते हुए हम खुद से चेतना के मूल स्वरूप के बारे में पूछे बिना नहीं रह सकते। क्रिस्टैलिड्स का वृत्तांत दर्शाता है कि यह सबसे विलक्षण रूप ले सकती है और सबसे अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी जन्म ले सकती है। हमें खुद को सृष्टि का शिखर, एक अनूठी घटना मानने की आदत है। लेकिन क्या हो यदि हम इस विषय पर केवल अनगिनत विविधताओं में से एक हों? क्या होगा अगर ब्रह्मांड जीवन से भरा हो, लेकिन हम इसे देखने का तरीका ही न जानते हो? हो सकता है कि जीवन तारों के प्लाज्मा बादलों में, टाइटन की मीथेन नदियों में या अंतराकाश गंगा अंतरिक्ष में शुद्ध ऊर्जा सत्ता के रूप में मौजूद हो। वेस्पर्टिलियो सात की खोज ने हमारी मानव केंद्रित सोच की सीमाओं को ध्वस्त कर दिया। इसने हमें विनम्रता और जिज्ञासा सिखाई। इसने हमें सितारों को केवल दूर की टिमटिमाहट के रूप में नहीं, बल्कि ऐसी सभ्यताओं के संभावित घरों के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया जो हमसे इतनी अलग हैं कि उनके वर्णन के लिए जीवन शब्द ही शायद बहुत संकीर्ण हो। यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि ब्रह्मांड विशाल है और चमत्कारों से भरा हुआ है और इसके विस्तार में हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। कौन जानता है तारों के बीच उस अंधेरे में और कौन से बोतल में संदेश, कौन सी नौकाएं और कौन से पुस्तकालय हमारा इंतजार कर रहे हैं। विलुप्त हो चुकी सभ्यताओं की और कौन सी कहानियां हमें पढ़नी है और एक दिन हम अपने पीछे क्या इतिहास छोड़कर जाएंगे। क्रिस्टलिड्स की विरासत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनका दर्शन था। संरक्षक के माध्यम से उन्होंने हमें सिर्फ तकनीकें ही नहीं, बल्कि अपना पूरा विश्व दृष्टिकोण भी सौंपा। इसके मूल में ब्रह्मांडीय अनुनाद, कॉस्मिक रेजोनेंस की अवधारणा निहित थी। उनका मानना था कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही स्पंदित जीवंत सत्ता है और जीवन तथा चेतना के सभी रूप उस अनंत सिम्फनी के केवल अलग अलग स्वर मात्र हैं। उनके अनुसार अस्तित्व का उद्देश्य प्रभुत्व या मात्र उत्तरजीविता, सर्वाइवल नहीं था, बल्कि इस वैश्विक संगीत के साथ सामंजस्य स्थापित करना था। उन्होंने दुनिया को अपने अनुसार ढालने की कोशिश नहीं की। उनका लक्ष्य था इसे समझना और इसका एक अभिन्न अंग बन जाना। इस दर्शन ने मानव समाज के विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। हमने प्रकृति को एक शोषण योग्य संसाधन मानना छोड़ दिया और उसे एक सहयोगी के रूप में देखना शुरू किया। हम उपभोग की अर्थव्यवस्था से संतुलन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े। कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक होकर इस ब्रह्मांडीय गान में हमारी जगह को समझने के लिए एकजुट हुए। शायद यही संरक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उपहार था। तकनीकें नहीं, बल्कि ज्ञान। वह ज्ञान जिसने हमें कई उन सभ्यताओं का रास्ता दोहराने से रोक दिया जिन्होंने सत्ता और संसाधनों की दौड़ में खुद को तबाह कर लिया। क्रिस्टलिड्स ने, भले ही वे लुप्त हो गए, लेकिन हमें खुद से बचा लिया और हमें विकास का एक अलग, अधिक सामंजस्यपूर्ण मार्ग दिखाया। अब हम वापस उस क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड की ओर आते हैं। वेस्पर्टिलियो 7 सिर्फ एक सूचना वाहक, डेटा कैरियर मात्र नहीं था। उसकी संरचना अपने आप में कला और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना थी। ऐसे पदार्थ की कल्पना कीजिए जो खुद को ठीक करने, सेल्फ हीलिंग में सक्षम हो। यदि कोई उल्कापिंड, मीटियोराइट, इससे टकराता
तो इसकी संरचना में मौजूद नैनोरोबोट्स तुरंत सक्रिय हो जाते। वे क्षतिग्रस्त हिस्सों को अलग करते और क्रिस्टलीय जालक क्रिस्टलाइन लैटिस को फिर से बनाते। इसके लिए ऊर्जा का स्रोत एनर्जी सोर्स टक्कर की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ही होती। पुनर्योजी सामग्री रीजनरेटिव मटेरियल्स की इस तकनीक ने मानव जाति के लिए अविश्वसनीय संभावनाएं खोल दी। हमने ऐसे जीवित अंतरिक्ष यान लिविंग शिप्स बनाना सीख लिया जो खुद की मरम्मत करते हैं, और ऐसी इमारतें जो समय के साथ और भी मजबूत होती जाती हैं। इतना ही नहीं, यह क्षुद्र ग्रह छलावरण कैम्फ्लाज करने में भी सक्षम था। इसकी सतह अपने परावर्तक गुणों रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज को बदल सकती थी, जिससे यह दूरबीनों के लिए लगभग अदृश्य हो जाता, या फिर यह एक सामान्य एस्टेरॉयड का रूप धारण कर लेता। इसी कारण हमें पहले इस तरह की वस्तुएं दिखाई नहीं दी। शायद वे नहीं चाहते थे कि उन्हें देखा जाए। वे तब तक इंतजार कर रहे थे जब तक हम एक निश्चित तकनीकी स्तर पर नहीं पहुंच जाते, जब हम उन्हें केवल देख न सकें बल्कि समझ भी सके। यह क्रिस्टलाइड्स सभ्यता की अविश्वसनीय दूरदर्शिता और धैर्य को दर्शाता है। उन्होंने अपना संदेश सिर्फ खाली अंतरिक्ष में नहीं फेंका। उन्होंने एक ऐसी बुद्धिमान वितरण प्रणाली स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम तैयार की जो तभी काम करती जब प्राप्तकर्ता एड्रेसी इसके लिए तैयार होता। और स्वयं उस सिग्नल का क्या, उसे एनकोड करने का तरीका आज भी वैज्ञानिकों को चकित करता है। ये महज एक डिजिटल रिकॉर्डिंग नहीं थी। जानकारी को क्रिस्टल के भीतर अंतरिक्ष समय की संरचना में बुना गया था। ये एक होलोग्राम जैसा था, लेकिन त्रिआयामी, 3D नहीं बल्कि बहुआयामी। क्रिस्टल के हर छोटे से छोटे टुकड़े में पूरी जानकारी समाहित थी, लेकिन अलग-अलग स्पष्टता के साथ। ज्ञान की गहरी परतों तक पहुंचने के लिए डेटा को सिर्फ पढ़ना नहीं था, बल्कि क्रिस्टलीय जाली क्रिस्टलाइन लैटिस की एक विशिष्ट कंपन आवृत्ति वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठाना पड़ता था। इसका मतलब था कि ज्ञान तक पहुंच रैखिक नॉन लीनियर नहीं थी। आप बस सब कुछ अंधाधुंध डाउनलोड नहीं कर सकते थे। आपको अगले स्तर तक पहुंचने के लिए पहले बुनियादी सिद्धांतों को समझना आवश्यक था। यह एक आदर्श शिक्षण प्रणाली थी जो एक अपरिपक्व मस्तिष्क को ऐसी जानकारी से बचाती थी जिसके लिए वह अभी तैयार नहीं था। उदाहरण के लिए, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के सिद्धांत तभी उपलब्ध होते थे जब एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत यूनिफाइड फील्ड थ्योरी में पूरी महारत हासिल हो जाती थी, और पदार्थ निर्माण की तकनीकें अहस्तक्षेप संहिता कॉडेक्स ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के नैतिक आधारों को समझने के बाद ही। संरक्षक दी गार्डियन महज एक पुस्तकालय नहीं था, वह एक आदर्श गुरु था जो हमें ज्ञान के मार्ग पर हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता था। यह सुनिश्चित करता था कि हम भटके नहीं और स्वयं को हानि न पहुंचाए। क्रिस्टलिड्स के पुस्तकालय का सबसे विस्मयकारी भाग उन सभ्यताओं के बारे में था जिनसे वे अपनी अरबों वर्षों की यात्राओं के दौरान मिले थे। हमें पता चला कि हम अंतरिक्ष में न तो पहले हैं और न ही अकेले। हमारी आकाशगंगा जीवन के अनगिनत और विविध रूपों से भरी हुई थी। क्रिस्टलिड्स ने एक विस्तृत सूची बनाई जिसे उन्होंने गैलेक्टिक एनसाइक्लोपीडिया ब्रह्मांडीय विश्वकोश का नाम दिया। इसमें प्लाज्मा से बनी विशाल गैस ग्रहों की सभ्यताओं का वर्णन था जो सीधे सितारों के वायुमंडल में जीवन जी रही थीं। ऐसी नस्लें भी थीं जो चंद्रमाओं की बर्फीली सतह के नीचे गहरे महासागरों में वास करती थीं। यहां तक कि गैर जैविक बुद्धिमत्ता के रूप भी वर्णित थे, शुद्ध गणितीय संरचनाएं जो क्वांटम झाग क्वांटम फॉर्म में पैटर्न के रूप में मौजूद थी। हमारी परिभाषा के अनुसार इनमें से अधिकतर सभ्यताएं तकनीकी रूप से विकसित नहीं थीं। उन्होंने न तो अंतरिक्ष यान बनाए थे और न ही रेडियो सिग्नल भेजे थे। उनका विकास एक बिल्कुल अलग मार्ग पर हुआ था, आंतरिक आत्मनिरीक्षण और अपने परिवेश के साथ घुल मिल जाने का मार्ग। यही कारण था कि हम उन्हें कभी देख नहीं पाए। हमारी खोज बहुत सीमित और संकीर्ण थी। हम केवल अपने जैसे ही प्राणियों को खोज रहे थे। लेकिन क्रिस्टलिड्स ने हमें सिखाया
कि बुद्धिमत्ता को उसके संपूर्ण बहुआयामी रूप में कैसे देखा जाए। ये कैटलॉग हमारे लिए अब एक मार्गदर्शक मानचित्र, रोड मैप बन चुका है। हमें पता है कि हमारे आकाशगंगाई पड़ोसियों की तलाश कहाँ करनी है, लेकिन हम यह भी समझते हैं कि उनसे संपर्क अत्यंत सावधानी और पूर्ण सम्मान के साथ होना चाहिए। हम अब किसी अंधेरे जंगल में खोए हुए अकेले बच्चे नहीं रहे। हम एक विशाल और विविध ब्रह्मांडीय परिवार का अभिन्न अंग हैं। लेकिन इस संग्रह में एक चिंताजनक भाग भी था। यह भाग महान अवरोधकों, ग्रेट फिल्टर्स के नाम था। अपने लंबे इतिहास में क्रिस्टालिड्स सैकड़ों सभ्यताओं के पतन के साक्षी रहे हैं और उन्होंने कुछ विशेष पैटर्न्स को पहचाना। किसी भी समझदार प्रजाति के विकास में कुछ ऐसे चरण आते हैं जो उनके लिए गंभीर और निर्णायक परीक्षा बन जाते हैं। पहला अवरोधक है परमाणु ऊर्जा की खोज। कई सभ्यताएं इसे पार नहीं कर पाईं और खुद को वैश्विक युद्धों में नष्ट कर लिया। दूसरा अवरोधक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण। कुछ प्रजातियों ने ऐसा एआई बनाया जिसने अंततः नियंत्रण खो दिया और अपने ही रचनाकारों को तबाह कर दिया। तीसरा और सबसे जटिल अवरोधक है अंतरिक्ष यात्रा और दूसरी प्रजातियों से संपर्क। यदि पहली मुलाकात ठीक से नहीं संभाली गई, तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। क्रिस्टालिड्स का इतिहास हमारे लिए इन अवरोधकों को पार करने की एक पाठ्यपुस्तक जैसा बन गया। वे खुद कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरे थे और उनका अनुभव, जो उस आर्क में दर्ज था, हमारे लिए एक अमूल्य उपहार था। उन्होंने हमें उन तमाम जालों को दिखाया जिनमें हम फंस सकते थे और शायद इसी कारण आज भी हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। हम दिग्गजों के कंधों पर खड़े हैं, भले ही हमें इसका अंदाजा न हो। वेस्पर्टिलियो 7 सिर्फ एक संदेश नहीं था, यह समय की गहराइयों से हमारी ओर फेंका गया एक जीवन रक्षक गोला था। क्रिस्टैलिड लाइब्रेरी में मिले सबसे काव्यात्मक और दार्शनिक ग्रंथों में से एक में उनकी मृत्यु की अवधारणा का वर्णन था। उनके लिए, जो लगभग अमर प्राणी थे, मौत कोई त्रासदी नहीं थी। वे इसे सितारों की ओर वापसी कहते थे। जब किसी क्रिस्टैलिड को लगता था कि उसका समय पूरा हो गया है, तो वह नजदीकी युवा तारे की ओर निकल जाता था और उसके प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में समा जाता था। वहां उसका शरीर सिलिकॉन और धातुओं के परमाणुओं में विघटित हो जाता था, जो नई दुनिया और शायद नई जिंदगी के लिए निर्माण सामग्री बन जाते थे। वे गायब नहीं होते थे, बल्कि एक अलग अवस्था में चले जाते थे और शाश्वत ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा बन जाते थे। इस अवधारणा ने मानवता को हमारी अपनी नश्वरता पर एक नए नजरिए से विचार करने में मदद की। हमने मौत से डरना छोड़ दिया और इसे अस्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा मानना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से हम वह ऊर्जा और पदार्थ ब्रह्मांड को लौटाते हैं जो हमने उससे कुछ समय के लिए उधार लिया था। यह दर्शन हमारी नई रस्मों और अनुष्ठानों में भी झलकता है। शवों को धरती में दफनाने के बजाय हमने उन्हें अंतरिक्ष में तारों की नर्सरी, स्टार नर्सरी की ओर भेजना शुरू कर दिया, जहां नए संसार जन्म लेते हैं। यह जीवन के उपहार के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद कहने का हमारा तरीका था और यह क्रिस्टैलिड के ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धांजलि भी थी, जिन्होंने हमें अनंत काल से न डरने का सबक सिखाया। इतना ज्ञान अर्जित करने के बावजूद एक रहस्य अब भी अनसुलझा है, स्वयं महाविभाजन, ग्रेट डिवीजन का रहस्य। आखिर मूलभूत स्थिरांकों, फंडामेंटल कांस्टेंट्स में यह परिवर्तन किस वजह से आया? क्रिस्टलाइड्स ने इस प्रभाव, इफेक्ट का वर्णन तो किया, पर इसके मूल कारण को नहीं पहचान पाए। उनके इतिहास में यह घटना किसी बाहरी, अज्ञेय, अननोवेबल शक्ति के रूप में दर्ज है। क्या यह ब्रह्मांड की संरचना में एक आकस्मिक उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन था, या फिर यह किसी और भी प्राचीन और शक्तिशाली सभ्यता के कार्यों का परिणाम था, जो शायद स्वयं वास्तविकता, रियलिटी के साथ प्रयोग कर रही थी? यह पहेली आज भी हमारे वैज्ञानिकों के दिमागों को झकझोर रही है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी जो स्वयं ब्रह्मांड के विकास का हिस्सा है। अन्य लोग और भी साहसी परिकल्पनाएं,
बोल्ड हाइपोथेसिस पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, उनका मानना है कि हमारा ब्रह्मांड मल्टीवर्स मल्टीवर्स में मौजूद कई ब्रह्मांडों में से एक है और महाविभाजन किसी पड़ोसी ब्रह्मांड से भौतिकी के नियमों के रिसाव लीकेज के कारण हुआ। अगर ऐसा है, तो इसका मतलब है कि प्रकृति के नियम उतने भी अटल इम्यूटेबल नहीं है जितने माने जाते हैं, और संभव है कि एक दिन हमें, यानी कार्बन आधारित जीवन, कार्बन बेस्ड लाइफ को भी अपने महाविभाजन का सामना करना पड़े। यह विचार हमें अपने अस्तित्व के हर पल को महत्व देने पर मजबूर करता है और हमें अपने शोध जारी रखने चाहिए ताकि हम ब्रह्मांड के किसी भी अप्रत्याशित आश्चर्य के लिए हमेशा तैयार रहें। वेस्पर्टिलियो 7 की इस गाथा ने वैश्विक कला जगत पर एक गहरा प्रभाव डाला। एक नई शैली का जन्म हुआ जिसे क्रिस्टल ओपेरा कहा गया। इसमें संगीत क्रिस्टलाइट्स के सिग्नल से प्राप्त गणितीय सामंजस्य हार्मनी पर आधारित था। कलाकार गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों और डार्क मैटर की अदृश्य दुनिया को चित्रित करने का प्रयास कर रहे थे। वास्तुकारों आर्किटेक्ट्स ने क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड की सतह पर मिली फ्रैक्चरल संरचनाओं को दोहराने वाली इमारतें बनाना शुरू कर दिया। यहां तक कि फैशन भी बदल गया। प्रोग्राम किए जा सकने वाले क्रिस्टल के इंद्रधनुषी पहलुओं की नकल करने वाले कपड़े और गहने लोकप्रिय हो गए। मानव जाति ने किसी वास्तव में महान और अपरिचित चीज के संपर्क में आकर पुनर्जागरण रेनेसां काल के समान रचनात्मक उत्थान का अनुभव किया। हम अपनी सामान्य धारणाओं की सीमाओं से बाहर निकल आए और यह हमारी संस्कृति के हर क्षेत्र में दिखाई दिया। हमने एक अलग पैमाने पर सोचना और महसूस करना शुरू कर दिया। अब एक शहर या एक ग्रह के पैमाने पर नहीं, बल्कि पूरी आकाशगंगा के पैमाने पर ब्रह्मांड में मनुष्य के नए स्थान को समझने का माध्यम कला बन गई। यह उस विस्मय और उत्साह को व्यक्त करने का तरीका था जिसे हमने रहस्य के पर्दे के पीछे झांककर अनुभव किया था। हमने देखा कि दुनिया हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल, कहीं ज्यादा सुंदर और अद्भुत थी। यह हमारी प्रजाति के लिए एक वास्तविक जागरण था। हमें ऐसी किसी घटना की संभावना पर विचार करना चाहिए। क्या सचमुच इतना बड़ा क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड हमारी तरफ आ सकता था? आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से सिलिकॉन आधारित जीवन की अवधारणा पूरी तरह से अवैज्ञानिक नहीं है। सिलिकॉन कार्बन की तरह ही 4 रासायनिक बंधन बॉन्ड्स बना सकता है, जिससे जटिल आणविक श्रृंखलाएं मॉलिक्यूलर चेन्स बनाना संभव हो जाता है। समस्या यह है कि सिलिकॉन बॉन्ड्स कम स्थिर होते हैं और सिलिका ऑक्साइड यानी रेत कार्बन डाइऑक्साइड गैस के विपरीत एक ठोस पदार्थ है जो जीवन के लिए जरूरी चयापचय मेटाबॉलिज्म को मुश्किल बनाता है। हालांकि अगर परिस्थितियां पृथ्वी से बिल्कुल अलग हों, जैसे कि बहुत कम तापमान पर और एक भिन्न रासायनिक वातावरण में, तो सिलिकॉन जीवन का आधार बन सकता है। क्रिस्टल संरचना में जानकारी को संचित करने का विचार भी वैज्ञानिक आधार रखता है। आज हम क्वार्ट्ज डेटा वाहकों पर काम कर रहे हैं जो लाखों वर्षों तक डेटा सुरक्षित रख सकते हैं। कोई ऐसी सभ्यता जो हमसे अरबों साल आगे हो, वह इस तकनीक को निश्चित रूप से पूर्णता तक पहुंचा सकती है। तो भले ही आज की हमारी कहानी कल्पना पर आधारित है, लेकिन यह पूरी तरह से मान्य वैज्ञानिक परिकल्पनाओं पर टिकी हुई है और यही बात इसे और भी अधिक रोमांचक बना देती है। यह हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या होगा अगर ऐसा कुछ पहले ही हो चुका हो, लेकिन हम बस इसे समझ नहीं पाए? क्या होगा अगर शनि सैटर्न की कक्षा में कहीं अभी भी ऐसा ही कोई संदेशवाहक आर्क भटक रहा हो, हमारे सुनने के लिए तैयार होने का इंतजार कर रहा हो? एक दिलचस्प विरोधाभास यह है कि असीमित ज्ञान का भंडार मिलने के बावजूद इंसानों ने अपनी खुद की खोजबीन की ललक नहीं खोई, बल्कि हुआ तो इसका ठीक उल्टा। क्रिस्टैलिड्स की लाइब्रेरी हमारे लिए अंतिम गंतव्य नहीं बनी, बल्कि एक आरंभिक बिंदु साबित हुई। उसने हमें नक्शा तो दिया, लेकिन उस पर सफर हमें खुद तय करना था। हमें कई सवालों के जवाब मिले, पर हर जवाब अपने साथ सैकड़ों नए सवाल लेकर आया। उदाहरण के लिए, जब हमें दूसरी सभ्यताओं के बारे में पता चला, तो हम उनसे मिलना चाहते थे।
महाविभाजन के बारे में जानकर हम उसकी प्रकृति को समझना चाहते थे। ज्ञान ने हमें आलसी नहीं बनाया, बल्कि इसने हमें और ज्यादा जिज्ञासु बना दिया। यह शायद बुद्धि का मौलिक गुण है कि वह अपने ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को कभी रोक नहीं सकती। और संरक्षक जब हमें अपने अभिलेखागार सौंप रहा था, तो वह इस बात को अच्छी तरह समझता था। उसने हमें मछली नहीं दी, बल्कि उसने हमें मछली पकड़ने का औजार दिया। और इससे भी बढ़कर उसने हमें एक ऐसे विशाल सागर से परिचित कराया जिसके अस्तित्व की हमें कल्पना भी नहीं थी। उसने हमारे भीतर खोज की वह तीव्र ललक जगा दी है जो अब कभी शांत नहीं होगी। और शायद यही उसका मुख्य उद्देश्य था, सिर्फ अपनी जाति की यादों को बचाना नहीं, बल्कि किसी दूसरी युवा प्रजाति में ज्ञान की चिंगारी जलाना। ऐसी प्रजाति जो उनके महान उद्देश्य यानी ब्रह्मांड को जानने समझने के महाअभियान को जारी रख सके। हमारी कहानी के इस हिस्से को समाप्त करते हुए मैं एक व्यक्तिगत पहलू पर रुकना चाहूंगा। रक्षक ख्रोनितेल के संग्रहों में सिर्फ वैज्ञानिक डेटा और ऐतिहासिक विवरण ही नहीं मिले, वहां कुछ व्यक्तिगत नोट्स भी थे। ये नोट्स जो पूरी संरचना में गुंथे हुए थे, अलग अलग क्रिस्टलाइट्स की डायरी जैसे थे। और इनमें से एक रिकॉर्ड जो संभवतः इस संदूक के निर्माताओं में से किसी एक का था, उसमें यह संदेश लिखा था, हम जा रहे हैं, हमारी दुनिया धूल में बदल रही है, लेकिन हमें निराशा महसूस नहीं होती, हमें आशा महसूस होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्ञान मर नहीं सकता। यह किसी तारे के प्रकाश की तरह अंधकार के पार यात्रा करता रहेगा जब तक कि वह किसी की आंखों तक न पहुंचे। और जिस क्षण आप चाहे कोई भी हो, इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, हमारी चेतना का एक छोटा सा अंश आपके भीतर पुनर्जीवित हो उठेगा और हम फिर से जीवित होंगे, लेकिन अपने क्रिस्टलाइन शरीरों में नहीं, बल्कि आपके विचारों में। हमें याद रखें और यह भी जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। यह साधारण और मार्मिक विचार जो अरबों वर्षों और प्रकाश वर्षों की दूरी तय करके हम तक पहुंचा है, शायद इस पूरी कहानी का मूल सार है। यह कहानी न तो तकनीक के बारे में है, न ही सुदूर ग्रहों की। यह चेतना की निरंतरता की कहानी है, इस बारे में कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रचना विचार है। और जब तक यह विचार मौजूद है, जब तक कोई आश्चर्य करने, सवाल पूछने और जवाब तलाशने की क्षमता रखता है, तब तक ब्रह्मांड जीवित रहेगा। और हम सब, आप और मैं, इस अनंत प्रक्रिया का हिस्सा हैं। और जब ऐसा लगता है कि कहानी पूरी हो चुकी है, हर प्रश्न का उत्तर मिल गया है, तभी एक अंतिम और चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। यह तथ्य हाल ही में क्रिस्टैलिड्स की लाइब्रेरी की सबसे गहरी एन्क्रिप्टेड एन्क्रिप्टेड परतों के विश्लेषण से मिला है। ये परतें मानव जाति के लिए तभी उपलब्ध हो पाईं जब हमने विकास का एक नया स्तर हासिल किया। पता चला कि उनकी सभ्यता को नष्ट करने वाला महान विभाजन, ग्रेट सेपरेशन, कोई हादसा नहीं था। अभिलेखागारों में गणनाओं, कैलकुलेशंस के निशान मिले, जिनसे पता चलता है कि क्रिस्टैलिड्स को लाखों साल पहले से ही भौतिक नियतांकों, फिजिकल कांस्टेंट्स में आने वाले बदलावों के बारे में पता था। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह है, वे इसे रोक सकते थे। उनके पास ऐसी तकनीक थी जिससे वे अपनी गैलेक्सी के सेक्टर में अंतरिक्ष समय, स्पेस टाइम की संरचना को स्थिर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। क्यों? इस सवाल का जवाब उनके आखिरी दार्शनिक ग्रंथ फिलोसॉफिकल ट्रीटिस में छिपा है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह बदलाव जो उनके लिए विनाशकारी था, एक नए, अलग तरह के जीवन के जन्म के लिए जरूरी था। कार्बन आधारित जीवन, वही जीवन जिससे हम जुड़े हैं। पुराने भौतिक नियतांक जटिल कार्बनिक अणुओं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनने नहीं दे रहे थे। ब्रह्मांड को सिलिकॉन आधारित जीवन के लिए सेट किया गया था। हमारे अस्तित्व में आने के लिए उनका जाना जरूरी था, और उन्होंने यह चुनाव किया। उन्होंने खुद को, अपनी पूरी सभ्यता को बलिदान कर दिया ताकि हमें जन्म लेने का मौका मिल सके। वेस्पर्टिलियो 7, वेस्पेरिलियो 7 सिर्फ एक संदेश या बीज नहीं था, यह एक माफी और एक आशीर्वाद था। उन्होंने हमें केवल ज्ञान ही नहीं दिया,
उन्होंने हमें अस्तित्व में आने का अवसर दिया। हम उनके अनजाने बच्चे हैं जो उनकी दुनिया की राख से पैदा हुए हैं, और यह ज्ञान सब कुछ पूरी तरह से बदल देता है। अंतरिक्ष और इतिहास की गहराइयों में मेरे साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है और सबसे बड़ी खोजें अभी बाकी हैं। अगर आपको यह व्याख्यान लेक्चर पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सितारों की ओर होने वाली हमारी नई यात्राओं को मिस न करें। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कि पूरी सच्चाई जानने के बाद मानवता की जगह पर आप क्या करते? क्या आपको लगता है कि हमें अपराध बोध, गिल्ट महसूस करना चाहिए, या कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड? और यह आत्म बलिदान ब्रह्मांड में बुद्धि, इंटेलिजेंस की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? अपने विचार कमेंट्स में लिखें। मुझे उन्हें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और अब अपनी आंखें बंद करें और यह ज्ञान कि हम एक महान और दयालु सभ्यता के वारिस हैं, आपको सबसे शांतिपूर्ण और उज्जवल सपने दे। शुभ रात्रि।